हेलो डी हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके सामने मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से फिजिक्स का एक लेक्चर लेके फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 1 का फिजिक्स का पेपर 1 यूनिट 1 का एक लेक्चर है, जो कि है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और मैंने इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आउटलाइन मैंने कलेक्ट किए। और आउटलाइन आउटलाइन में मैंने कुछ कलेक्ट किया इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये फोर्स होता क्या है, कैसा फोर्स होता है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, आप ये देखेंगे। इसके साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या होता है इस फोर्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देन हम ये प्रूव करेंगे कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हमको इसके पढ़ने के बाद मिले हैं। सो लेट्स गो डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट तो हमको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसे आप देखिएगा जिस फिगर को हम देखना चाहते हैं सबसे पहले। और ये देखिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि जिसका मास जो है वो m है। और एक अनदर बॉडी आपको दिख रही है जो वो भी कौन से मास की है, m मास की है, स्मॉल m मास की है। और अगर हम देखें तो ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ एक फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए उस बॉडी की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स हो सकता है। हम इसी फोर्स की आज बात कर रहे हैं कि सपोज कि एक पॉइंट हमारे पास है। देखिए ये रेड कलर का आपको एक पॉइंट दिखाई दिया। ये पॉइंट जो है उस पर एक डायरेक्शन किसी बिंदु से, किसी एक बाहर से अगर उस बिंदु पर एक डायरेक्शन लग रहा है, डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो उस बिंदु पर है या उस बिंदु से उस वस्तु की ओर है। तो जब कभी भी किसी वस्तु पर लगने वाले बल की जो दिशा है वह एक बिंदु की ओर हो, फिक्स्ड एक पॉइंट की ओर हो, या फिक्स्ड एक पॉइंट से होकर गुजरती हो, या फिक्स्ड एक पॉइंट की से आती है, तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है वो आपका होता है सेंट्रल फोर्स, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय बल। जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का यही कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा बल, जो हम आगे इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हुज लाइन इज ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। कि एक ऐसा किसी बिंदु पर लगने वाला एक ऐसा बल, किसी कण पर लगने वाला एक ऐसा बल जिसकी दिशा सदैव जो होती है एक निश्चित बिंदु की ओर होती है, या उस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, या फिर उस निश्चित बिंदु से होकर आती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आप देखिए सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सिर्फ इतने हिस्से को देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारा एक वेक्टर है। तो यदि ये वेक्टर है तो उस कंडीशन में हम फोर्स इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये जो यूनिट हमारा है, यूनिट वेक्टर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसा ही देखिए हमारा वेक्टर फॉर्म जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी हमने लिया है। उसमें देखिए ये वाला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये उसका यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो करता है। ठीक ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिया है अभिकेंद्र बल के लिए, जो कि ये आपका अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है, और ये उसका जो शो करता है वो किसको शो करता है, यूनिट वेक्टर को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि इस ये सब जो वैल्यूज है ना, वो तो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। और जो बगल में यूनिट वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है वही सिर्फ आपका काम का है। तो ये यूनिट वेक्टर हमने लिया, और देखिए बगल में हमने जो फोर्स लिया है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया है। ओके। तो फोर्स का क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। तो एक्चुअली फोर्स का वेक्टर जो होता है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला बनता है डियर स्टूडेंट्स वो ये वाला है, जिसको हमने आर आर के टर्म्स में भी लिया है, आप देख सकते हैं। ये वाला हमारा मेन फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हमें समझ में आया कि जो आपका सेंट्रल फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो एक्चुअल में क्या होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए ये ये जो फॉर्मूला है ये वाला, या हम इसे येलो कलर से कर लेते हैं, अच्छे से स्पष्ट होगा ये फॉर्मूला। दैट मीन्स एफ आर आर कैप, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रल फोर्स। नाउ एफ आर इज ए फंक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर एफ आर की वैल्यू जो है लेस है फोर्स है, दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो उस समय जो फोर्स लगता है वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस समय रिपल्जन फोर्स होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ वी हैव टू प्रूव कि जो हमारा मोशन जो है एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। पहले आप ये बताइए व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है भी ये कंजर्वेटिव फोर्स, हम तो नहीं समझ पाए इसको।
एक्चुअली स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है कि जब कभी भी किसी बिंदु को अब हम क्या बताएं कि कोई बिंदु जब चलता है तो जब एक मार्ग का अनुसरण करता है और दूसरे मार्ग का अनुसरण करता है, तो किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया जो कार्य जो होता है, यदि वो पथ पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसा जो बल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र में जो किया गया कार्य है, यदि वो शून्य होता है, तो वहां जो बल लग रहा है वो कौन सा बल होगा, संरक्षी बल होगा, जिसको हम पिछले टॉपिक्स वगैरह में आगे भी देखेंगे और पिछले टॉपिक्स में भी हम इसे देख चुके हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक फिगर है और इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा आपको फिगर देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हमने एक पाथ लिया है। देखिए ए एक पॉइंट है और वहां से एक पथ लिया है और पथ में एक देखिए पॉइंट हमारा बी आया है, पी आया है और ये बी पॉइंट है। तो हमें ए से कहां तक पहुंचना है, बी तक पहुंचना है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो रास्ते हैं। एक तो हम इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, ये वाला रास्ता जो हमको दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा जो रास्ता है वो हम इस रास्ते से पहुंच सकते हैं, ये वाले रास्ते से। अब ये दोनों रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। तो जब हम ए से पी होते हुए चलते हैं तो जो वर्क होगा पी डब्ल्यू ए पी बी, ठीक है। और जब हम ए से क्यू होके चलते हैं तो जो वर्क होगा डब्ल्यू ए क्यू बी। ये दोनों वर्क यदि बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ये जो फोर्स हमारा है वो कैसा होगा, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ओके। तो आप देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया है कि दो फोर्स हमने यहाँ पर लिए हैं, दो पॉइंट। सबसे पहले तो उस पर एक पॉइंट पी और एक क्यू पॉइंट लिया, तो वो तो बात की बात है। हमने पहले दो चाप लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे आप, हमने यहाँ पर दो आर्क लिए हुए हैं। एक आर्क आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको आर्क दिख रहा होगा, है ना, फर्स्ट, है ना, जो आर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और दूसरा जो है वो आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों चाप के जो बीच की दूरी है वो आपको दिखाई दे रही है डी आर है। डी आर इस तरफ डी आर वन और डी आर टू हमने इस तरफ मानी है, क्योंकि हमने इसका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर जो माना है वो r1 माना है और इसका जो पोजीशन वेक्टर माना है वो r2 माना है। तो उस कंडीशन में हम आगे देखें कि इसके डेरिवेशंस को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए हम सबसे पहले ए से बी मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। ए से हम बी जाने वाले हैं, लेकिन थ्रू पी जाने वाले हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं, पी के थ्रू जा रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए टू बी एफ वन डी आर, एफ डी आर होता है तो एफ वन डी आर वन। क्योंकि हमने देखा कि जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के लिए वो हमारा कौन सा हमने लिया है, एफ वन लिया है। और जो डिस्टेंस है वो डी आर ना होकर डी आर वन है, क्योंकि इस डी आर वन के चाप के अंदर ही वो पॉइंट पी है, ठीक है। तो ए टू बी एफ वन डी आर वन कॉस थीटा। अब ये थीटा वन आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ये जो पाथ बना हुआ है ना, जो पाथ है, ये पाथ आपका है, ये वाला पाथ है और ये वाला फोर्स की डायरेक्शन है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये पाथ है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने कितना लिया है, थीटा वन लिया है, ठीक है। ये थीटा वन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक वैसा ही हम ए क्यू बी में चलते हैं तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है, दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है। और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वहां से जो एंगल बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमने क्या लिया है, थीटा टू लिया है। ये एंगल को हमने थीटा टू बताया है, ठीक है। अब दोनों एंगल्स हमें मिल गए तो ये हमने डॉट का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। अब देखिए F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि दोनों चाप से जो बल लगे हुए हैं समान दूरी पर है, इसलिए समान दूरी पर होने के कारण ये जो बल लगेंगे वो कैसे बल होंगे, समान होंगे। तो उस कंडीशन में दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें पता है कि हमने तो एक रेडियस से आर्क लिया था, तो निश्चित रूप से कि डी आर वन जो होगा वो डी आर टू के क्या होगा, बराबर होगा। तो डी आर वन डी आर टू के बराबर हुआ, है ना। और साथ ही साथ कॉस थीटा वन जो है वो कॉस थीटा टू के भी क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये ए टू बी एफ वन डी आर वन कॉस थीटा वन इक्वल टू होगा ए टू बी एफ टू डी आर टू कॉस थीटा टू। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं जब भी, तो सेंट्रल फोर्स यहाँ पर हमने लिया, क्योंकि सेंट्रल फोर्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि किसी एक वस्तु के द्वारा जो बल लगा हुआ है वो बिंदु P पर लगा हुआ है। सेंट्रल फोर्स मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर लगने वाला बल। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी सेंट्रल फोर्स एक निश्चित बिंदु पर लगने वाला बल। तो सेंट्रल फोर्स के जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये हमें एग्जैक्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, वी नो टावर के इक्वल टू आर इंटू एफ होता है।
हम जानते हैं, इसके बारे में पहले से ही हमने पढ़ा है कि बलाघूर्ण जो होता है वो दूरी और बल के गुणनफल के बराबर होता है। पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, है ना। तो इस फोर्स को हम लेना है, तो इस फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो एफ आर आर कैप होता है, ठीक है। अब एफ आर तो हमने लिया है, आर कैप को हम आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मॉड लिख सकते हैं। तो आर आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर मॉड जो है, वहां पर हम देख रहे हैं कि हमने एफ आर जो है स्केलर था तो सेपरेट किया। अब हमें पता है कि सेम फिजिकल सेम वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, जीरो, करेक्ट। इसका मतलब ये समझ में आया कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बट वी नो रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच हमको पता है कि ये रिलेशन है। तो उस कंडीशन में जो dl बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा। और यदि हमने d को तो dl क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, तो l क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टीज में हमें ये समझ में आया कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम दूसरी प्रॉपर्टी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम और रेडियस के प्रोडक्ट, आर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, करेक्ट। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी है। नाउ एम को हमने बाहर निकाला क्योंकि वो स्केलर है, तो दैट मीन्स आर और वी की जो भी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एल की। इसका मतलब आर और वी एक प्लेन में होंगे तो ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स होता है वो एक समतली समतल पर लगता है, यानी कि एक प्लेन पर लगता है, 3D में नहीं लगता। ये 3D की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, किस पे लगता है, वो एक प्लेन पे लगता है। चलिए उसकी डायरेक्शन देखते हैं। ये देखिए हमने एक स्फेयर लिया है और ये आर की डायरेक्शन हो गई। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको देखिए ये मिल गई हमको वी की डायरेक्शन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये बी की डायरेक्शन हो गई और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आर की डायरेक्शन हो गई। अब हमें एल की डायरेक्शन देखिए कहाँ मिलेगी, तो एल की डायरेक्शन देखिए हमें ये मिल रही है, ये एल की डायरेक्शन। तो एल की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर टू आर एंड वी है। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो परपेंडिकुलर होता है। एंगुलर मोमेंटम एक तो कांस्टेंट होता है और जो मोशन होता है, जो फोर्स लगता है, सेंट्रल फोर्स होता है वो हमेशा एक प्लेनर फोर्स होता है, एक समतल में। नाउ कम टू द कंक्लूजन डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या हमें रिजल्ट्स आए ये हमें देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमें ये समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया भाई कि मोशन अंडर ये फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स इज ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए से बी में पी के ए से जाए और क्यू से जाए तो दोनों इक्वल होंगे वर्क, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट होगी, ओके। तो जो क्लोज्ड पाथ का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट, the angular momentum, the most important, the angular momentum of the particle is will be constant, हमने अभी प्रूव किया L इक्वल टू क्या किया, कांस्टेंट। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी मिलती है, पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज इन ए प्लेन, जो ये सेंट्रल फोर्स जो लगता है वो प्लेन में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने इसे भी प्रूव किया। आर और बी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एल की डायरेक्शन होती है। और एक लास्ट वन, जो एरियल वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था सेंट्रल फोर्स के बारे में, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट था। और आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा और होप कि आप इसे पॉज करके अच्छे से समझें और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और बस अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।